OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and to the another session of atoms and molecules. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। विच मास इज दैट? मॉलिक्यूल्स मास, ठीक है। मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, it is the sum of atomic masses of atoms present in a molecule, of atoms present in a molecule, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी एक एटम में या किसी भी एक मॉलिक्यूल में, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। जब एटम ग्रुप बनाते हैं 2 का, 3 का, 4 का, तब कोई मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जो होता है सिमिलर एटम का भी होता है, मतलब सिमिलर एलिमेंट के एटम्स का भी होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का भी होता है। ये सब चीज हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक मॉलिक्यूल है। इसमें 2 एटम प्रेजेंट है, एक कैल्शियम का और एक ऑक्सीजन का। इन्हीं के एटॉमिक मास को हम ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो हम या तो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हैं, इसलिए जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है उसकी भी यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास ही बोली जाती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और कुछ नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसका एडिशन है। अब अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड में 2 एटम प्रेजेंट है, एक हमारा कैल्शियम और एक हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 यूनिफाइड मास होता है और एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, यानी कि दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 56 यूनिफाइड मास, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं बल्कि जो भी मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम है, उसको ऐड करके आता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिफाइड मास एंड ऑक्सीजन का है 16, तो 40 प्लस 16 दैट इज 56 यूनिफाइड मास। उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? एक कार्बन एटम और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12U, ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 32 दैट इज 44 यूनिफाइड मास जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर का देखें तो वाटर में जो है वो H2O है। वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हैं तो हम करेंगे इंटू 2, ठीक है, और प्लस 16, राइट। तो 2 प्लस 16 दैट इज 18 यूनिफाइड मास, ठीक है। अगर हम MgO का देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है कौन कौन से एटम्स है? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 2, तो ये हो गया 40 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ होगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है बल्कि एक मॉलिक्यूल को जो एटम्स बनाते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम है, उनका एडिशन है। और क्योंकि ये एटॉमिक मासेस का सम है, एडिशन है, एटॉमिक मासेस को हम कैसे
डिनोट करते हैं, किस यूनिट, कौन सी यूनिट से डिनोट करते हैं, वो होती है AMU एटॉमिक मास यूनिट या फिर U यूनिफाइड मास। इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी सिमिलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए और कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल के हम कैसे जो है मॉलिक्यूलर मास उनका निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल से देखेंगे, कुछ एग्जांपल से देखेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं कि इन सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। पहला आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो ये हो जाएगा 2 यूनिफाइड मास या 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 2 यूनिट्स और 2 यूनिफाइड मास। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो यहाँ पे 2 दिए हैं, दैट इज 32 यूनिफाइड मास। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में 2 एटम दिए हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में, एक एटम का होता है 35.5, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 दिए हुए हैं इसलिए जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दैट विल बिकम 71 यूनिफाइड मास। फिर आता है CH4। CH4 इज मीथेन। ओके, तो CH4 में एक हमारा कार्बन आटम है जिसका जो मास होता है वो है 12, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास होता है 1 यूनिफाइड मास, यहाँ पे 4 हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब 12 1 into 4 is 4, so 12 plus 4 that is 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, C2H4 की अगर हम बात करें तो C2H4 में 2 कार्बन आटम, एक कार्बन आटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, और यहाँ पे 2 कार्बन आटम है इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 into 4। 1 into 4 क्यों किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1, और क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसलिए हमने किया है मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पे हो गया 12 into 2 that is 24 plus 4 that is 28 यूनिफाइड मास और 28 U। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम आते हैं CH3OH। तो CH3OH में अगर हम देखें तो देयर इज 1 कार्बन आटम जिसका एटॉमिक मास है 12, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आटम जिसका एटॉमिक मास होगा 1 ईच, सो 1 into 3 प्लस ऑक्सीजन आटम एक है तो 16 प्लस अगेन हाइड्रोजन आटम एक है तो 1, देन 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। ओके, 12 plus 3 is 15, 15 and 16 plus 1 is 17. Okay, so this will be 7 plus 5 12 and carry 1 and that is 3. So it will be 32 unified mass. I hope आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने ये देखा, इस पूरे वीडियो में आपने ये समझा कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो जो भी कॉन्स्टिट्यूट एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं उन्हीं के एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक में हम फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे और फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास से कैसे अलग है इसको भी जानेंगे। आइए फॉर्मूला यूनिट मास को समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं सिमिलर तरीके से ही हम फॉर्मूला यूनिट मास को भी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में अंतर क्या है, दोनों के नाम क्यों अलग है? जब प्रोसेस सेम है, जब मेथड सेम है दोनों को कैलकुलेट करने का, तो नाम क्यों अलग है?
तो फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाए तो आपको याद होगा कि हमने वैलेंसी की बात करी थी, ठीक है। तो वैलेंसी में हमने कुछ बॉन्ड्स बनाए थे जैसे कि NaCl, MgCl2। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि आयोनिक बॉन्ड और जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें फर्क क्या होता है। तो पहले ये समझिए कि बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर किए जाते हैं, दो एटम्स के बीच में एक्सेप्ट या डोनेट किए जाते हैं, तब उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। भाई इन दोनों ने अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है या एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लिए हैं, तो आपस में एक बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको वैलेंसी के टाइम पे समझाया था कि जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पे प्लस का चार्ज आ जाता है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे माइनस का चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में, ये इसको दे रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, ये जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपस में दो एटम में आपस में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उनमें एक बॉन्ड बन जाता है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड आयोनिक है या ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर ये दोनों में एक्सेप्शन और डोनेशन हो रहा है, एक्सेप्शन और डोनेशन का क्या मतलब है कि सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको दे दिया और उससे मांगा नहीं वापस, तो उसने डोनेट कर दिया, दे दिया, वापस नहीं मांगा उसने कि जब सोडियम को जरूरत पड़े तो वो मांग ले, ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप देखें तो सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए वो क्लोरीन को दे दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया। व्हेन देयर इज एक्सेप्टेंस और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है कहीं पे या डोनेशन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तब जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, वो एक आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम MgCl2 था, ठीक है। तो MgCl2 बना कैसे था, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स खाली मतलब एक्स्ट्रा थे, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा एटम ढूंढ रहा था जिसको वो दो इलेक्ट्रॉन्स दे सके, है ना। तो मैग्नीशियम के बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स खाली थे, तो क्लोरीन दो आ गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि क्लोरीन को जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्लोरीन दो आ गए, उन्होंने कहा कि हम ले लेंगे। तो मैग्नीशियम ने अपने क्लोरीन जो है वो दोनों को दे दिए, मैग्नीशियम ने बदले में क्या किया, उनसे बॉन्ड बना लिया, तो इसलिए बना MgCl2। अब अगर यहाँ पे देखें तो इस केस में भी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रहा है और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कैसे कि ये जो हमारे क्लोरीन एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो हमारे मैग्नीशियम एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन एटम को। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस और डोनेशन से बना हुआ जो बॉन्ड है, ये जो मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में, ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। तो आई गेस आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आयोनिक बॉन्ड कब होता है, जब एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तब होता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या होता है, अभी जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने एक कंपाउंड का मास कैलकुलेट किया था, दैट इज CH4। मैंने आपको बोला था उसको हम मीथेन कहते हैं, किसका मास कैलकुलेट किया था, CH4। तो ये कैसे बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, मतलब ये जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये जो हमारा कार्बन एटम है ये आपस में इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे ही दिया है या हाइड्रोजन ने उससे ले लिया है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग
इज व्हाट कि ठीक है, जब आपको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की तो आप ले लीजिए, और क्योंकि हमने आपको दिया है इसलिए आप अपने इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ शेयर करेंगे। जस्ट लाइक यू शेयर योर फूड ड्यूरिंग द लंच टाइम, दोनों लोग अपना जो है फूड जो है वो अपना लंच जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर आपके फ्रेंड ने आपको दिया है लंच खाने के लिए तो आप भी उसको बदले में अपना लंच खाने के लिए देते हैं। सिमिलरली इन दी कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस या डोनेशन नहीं होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर करता है। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या है, जैसे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक कार्बन आटम है तो हमने एक कार्बन आटम बना दिया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आटम्स है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन आटम्स है। अब हाइड्रोजन आटम को जो है वो अपना के शेल यानी कि फर्स्ट शेल पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन हर हाइड्रोजन आटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो हर हाइड्रोजन आटम कार्बन के पास जाते हैं ये रिक्वेस्ट लेके कि प्लीज आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमसे शेयर कर लीजिए, और कार्बन कहता है ठीक है, मैं आप लोगों से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लूंगा, पर मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब 4 हाइड्रोजन कार्बन के पास जाते हैं तो वो कार्बन कहता है कि ठीक है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स आपसे शेयर करूंगा, बट बदले में आपको भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। तो सारे हाइड्रोजन मान गए, और अब जो बॉन्ड बना इनके बीच, तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक हाइड्रोजन के खुद का और एक जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। सिमिलरली इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन ने तो शेयर ले लिया अपना, कार्बन ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब आई कार्बन की बारी, तो कार्बन कहता है मैं आप सबसे आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करूंगा। तो ये देखिए, अगर हम देखें तो कार्बन के पास भी बदले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कार्बन के अपने और एक एक जो 4 हाइड्रोजन से उसने लिए थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉन्ड तो बन रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड तो बन रहा है, पर कैसा बन रहा है? यहाँ पे डोनेशन और एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड बना ना, ये देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड बना? ये बना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो होता है, क्या कहते हैं आपका, ये इस तरीके से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए वापस बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास की तरफ। तो मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक कोवेलेंट कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना रहा है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। दोनों के प्रोसेस सेम है, दोनों को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने स्टैब्लिश कर दिया कि NaCl जो है हमारा वो क्या है, NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हमारा CH4 है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो NaCl का मास कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23, क्लोरीन का है 35.5, तो मास हो गया आपका 58.5 U, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा
कि यहाँ पे जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सेम है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि ये आयोनिक बॉन्डिंग जहां होती है या आयोनिक कंपाउंड्स जहां पे बनाए जाते हैं उनके लिए फॉर्मूला यूनिट मास लिया जाता है, वेरएज कोवेलेंट कंपाउंड्स जहां बनते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आया होगा, और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।